हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन में। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें, जिससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आज हम इसमें पढ़ेंगे यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर हिंदी नोट्स फर्स्ट रिवीजन देखेंगे। इसमें यानी हिंदी में आपके क्या क्या आते हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आप अपनी कॉपी और पेन लेकर बैठिए और इसको नोट करते चलिए। चलिए इसमें देखते हैं। हिंदी नोट्स में है पहला लोक कथा यानी सत्य। लोक कथा यानी इसका मतलब होता है आपका सत्य घटनाओं पर आधारित। दूसरा है कहानी यानी काल्पनिक। कहानी होता है आपका काल्पनिक होता है, जबकि लोक कथा जो होती है वो सत्य घटना पर आधारित होती है। आगे देखेंगे हम गद्य और पद्य है हमारा। गद्य और पद्य, तो गद्य उसे कहते हैं यानी इसमें विराम इत्यादि नियम का पालन किया जाता है, यानी विराम इत्यादि नियम का पालन किया जाता है, जबकि पद्य में ये नहीं किया जाता है। आगे देखेंगे गद्य में लय का उपयोग नहीं है, जबकि पद्य में गति व लय की विशेष भूमिका होती है। जैसे आपका हो गया कविता, तो बहुत ही गति और लय के साथ वो पढ़ा जाता है, जबकि यदि आप गद्यांश पढ़ेंगे तो उसको लय के साथ नहीं पढ़ते हैं। आगे है हमारा गद्य में छंद का कोई उपयोग नहीं होता है। जैसे गद्य में आपका ये पैराग्राफ होता है, इसमें छंद का कोई उपयोग नहीं होता है, जबकि पद्य रचना में जो कविता होती है आपकी उसमें छंद युक्त अथवा छंदबद्ध जो रचना है वो होती है। तो आगे देखेंगे हम। इसके बाद है हमारा द्रुत पाठ है। द्रुत पाठ का मतलब होता है दोस्तों शीघ्रता से पढ़ना, यानी इसका अर्थ हो गया आपका शीघ्रता से पढ़ना। उसके बाद है सूक्ष्म पाठ है। सूक्ष्म पाठ का हम उद्देश्य देखेंगे। इसके उद्देश्य है पहला पॉइंट इसमें व्याकरण का ज्ञान, दूसरा है शब्दकोश में वृद्धि, तीसरा है कल्पना शक्ति का विकास, चौथा है मुहावरों लोकोक्तियों और सूक्तियों का विकास। यानी व्याकरण का ज्ञान, शब्दकोश में वृद्धि, कल्पना शक्ति का विकास, मुहावरों लोकोक्तियों और सूक्तियों का वर्णन। तो ये हो गया इसका उद्देश्य यानी सूक्ष्म पाठ का। आगे देखेंगे हम अभिव्यक्ति देखेंगे। अभिव्यक्ति दोस्तों दो प्रकार की होती है। एक होता है हमारा मौखिक अभिव्यक्ति, दूसरा होता है लिखित अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति का मतलब होता है दोस्तों अपने विचारों को प्रकट करना ही अभिव्यक्ति कहलाता है। मौखिक अभिव्यक्ति वो होता है जिसे हम मुँह से बोलकर प्रकट करते हैं, और लिखित अभिव्यक्ति जिसे हम लिख कर प्रकट करते हैं। जैसे उदाहरण इसमें दिखा रहे हैं आपको। जैसे इसमें हो गया वार्तालाप, कविता पाठ, भाषण और चर्चा परिचर्चा, इसे हम बोलकर प्रकट करते हैं। जबकि लिखित अभिव्यक्ति में पत्र लेखन, नाटक लेखन, कहानी लेखन और आत्मकथा जिसे हम लिखकर अभिव्यक्ति करते हैं। आगे देखेंगे आगे है हमारा ये 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है कि लेखन कार्य करते समय कागज और आंखों के बीच की दूरी बताना है आपको इसमें। तो दोस्तों आपको बता दें कि लेखन कार्य करते समय कागज और आंखों की जो बीच की दूरी होती है वो 12 इंच या 30 सेंटीमीटर होती है। यानी 12 इंच लिख सकते हैं या आप सेंटीमीटर में लिख सकते हैं। तो 10 से 12 इंच या 25 से 30 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे इसमें पढ़ते समय, यानी जब आप पुस्तक को पढ़ रहे होते हैं तो पुस्तक को 45 कोण यानी 45 अंश कोण पर पकड़ना चाहिए। पकड़ने का तरीका है आपका 45 अंश का कोण बनना चाहिए। आपको इस तरह से पुस्तक को पकड़ना है
आगे देखेंगे हम वर्ण देखेंगे उच्चारण स्थान। तो हमारा कंठ जो है इसका उच्चारण स्थान है कंठ। तालव्य वर्ण मुंह के भीतर की ऊपरी छत का पिछला भाग हमारा। जैसे इसमें कंठ में हम देखेंगे, कंठ में हमारा का खा ग घ पूरा एंगे आता है। इसका उच्चारण स्थान यानी क ख ग घ का उच्चारण स्थान कंठे हो जाएगा। तालव्य का उच्चारण स्थान यानी मुंह के भीतर की ऊपरी छत का पिछला भाग। इसमें है च छ ज और झ, ये आपका हो जाएगा तालव्य, इसका उच्चारण स्थान है ये। आगे है हमारा मूर्धा। मूर्धकम यानी ट ठ ड ढ और ढ अड़ा का जो उच्चारण स्थान है वो मूर्धा होता है, यानी मुंह के भीतर की ऊपरी छत का अगला भाग। उसके बाद हमारा आता है त थ द ध न, ये हो गया दंत, यानी इसका उच्चारण स्थान आपका दंते हो जाएगा। आगे है प फ ब भ म, इसका उच्चारण स्थान आपका ओष्ठ हो जाएगा। तो इसमें और हम देखेंगे सघोष और महाप्राण देखेंगे इसमें। तो दोस्तों बता दें वो अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण और अल्प प्राण इस तरह से होता है। को ध्यान में रखना है कि जो पहला वर्ण होता है हमारा वो अल्प प्राण होता है, उसके बाद महाप्राण होता है, फिर अल्प प्राण, फिर महाप्राण। ये आपको ध्यान में रखना है कि का अल्प प्राण, खा महाप्राण, ग अल्प प्राण, घ महाप्राण और एंग आपका अल्प प्राण होता है। तो ऐसे सीरियल से है, पहले अल्प प्राण है, फिर महाप्राण है, फिर अल्प प्राण है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद है हमारा अघोष, अघोष और सघोष, सघोष। तो वर्णमाला का जो आगे का 2 अक्षर होता है वो हमारा अघोष होता है, बाकी के 3 अक्षर जो होते हैं वो हमारे सघोष होते हैं, ये हमें ध्यान में रखना है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम। आगे हमारा है वर्णमाला है। वर्णमाला वर्ण यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, इस ध्वनि को ही हम वर्ण कहते हैं। आपको बता दें कि वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। दोस्तों यहाँ आपको बताना है कमेंट में कि वर्णमाला यानी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन कितने होते हैं, आपको बताना है। स्वरों की संख्या और व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों यदि आपको नहीं पता है तो आप गूगल पे सर्च करके हमें कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि आपको ज्ञान हो। तो चलिए इसमें देखते हैं आगे स्वरों का वर्गीकरण क्या है हमारा। तो पहला है हमारा मात्रा, उच्चारण काल के आधार पर ह्रस्व स्वर हैं जिनका उच्चारण में यानी जिनके उच्चारण में कम समय लगता है वहाँ हमारा ह्रस्व स्वर होता है। जैसे अ ई उ, यानी यहाँ पे एक मात्रा का प्रयोग हुआ है। लघु स्वर मूल स्वर एक मात्रिक छंद है के प्रकार। आगे देखेंगे हम दीर्घ स्वर है हमारा जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगे यानी 2 मात्रा का समय लगे, वहाँ दीर्घ स्वर होता है। जैसे बड़ा, बड़ी, बड़ऊ, आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। तीसरा है प्लुप्त स्वर है जिनके उच्चारण दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, यानी 2 मात्रा से भी अधिक समय लगता है, वहाँ हमारा प्लुप्त स्वर होता है। दोस्तों आपको बता दें कि इसका प्रयोग नाटक के संवादों में प्रयोग किया जाता है, आप उदाहरण में देख सकते हैं। आगे है हमारा जीभ के प्रयोग के आधार पर
तो दोस्तों आपको बता दें, जीव के प्रयोग के आधार पर पहला है अग्रस्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का अग्रभाग काम करता है वहाँ अग्रस्वर कहलाता है वह, जैसे ई, बड़ी ई, ए, आए। दोस्तों हम ज़्यादा विस्तार से नहीं बता रहे हैं क्योंकि हम आपका फास्ट रिवीजन करा रहे हैं इसमें। तो मध्य स्वर है। जिन स्वरों के उच्चारण में जीव के मध्य भाग का प्रयोग होता है वहाँ पे आ यानी मध्य स्वर होता है, जैसे कि आपका आ है। अगला है पश्च स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का पश्च भाग काम करता है वहाँ आपका पश्च स्वर होता है, जैसे बड़ा, बड़ी, बड़ऊ और ओ, आओ, आ। उसके बाद हम देखेंगे तीसरा है हमारा मुख द्वार या मुख विवर के खुलने के आधार पर, जिसमें पहला है विवरित है, अर्ध विवरित है, संवरित और अर्ध संवरित है। तो पहले इसमें हम विवरित देख लेते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है वहाँ विवरित होता है, जैसे बड़ा। अर्ध विवरित, जिन स्वरों के उच्चारण में आगे देखेंगे हम मुख द्वार आधा खुलता है, यानी जिन स्वर के उच्चारण करते समय मुख हमारा आधा खुलता है वहाँ पे अर्ध विपरीत होता है, जैसे आ, ए, ओ और आओ, आ हो जाएगा आ आपका। तो ये हो गया मुख द्वार और मुख विवर के खुलने के आधार पर। आगे देखेंगे हम दोस्तों, आगे है हमारा अर्ध संवृत्त है। इसमें अर्ध संवृत्त यानी जिन स्वरों के उच्चारण की सहायता में मुख द्वार आधा बंद रहता है वहाँ पर अर्ध संवृत्त होता है। उसके बाद दोस्तों संवृत्त है। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, ई और उ आपका हो गया। आगे देखेंगे हम ओठों की स्थिति के आधार पर। ओठों की स्थिति के आधार पर है हमारा वृत्तमुखी, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं, जैसे आ, ई, ए, आए, वहाँ पे अवृत्तमुखी होती है। आगे देखेंगे हम वृत्तमुखी है हमारा। जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ जो है वृत्त्या मुख यानी गोलाकार हो जाते हैं वहाँ पे हमारा वृत्तमुखी होता है, यानी जो उच्चारण करते समय से ऊ आप बोलेंगे तो आपका जो ओठ है वो पूरा गोलाकार में हो जाएगा, जबकि यदि आप आ बोलेंगे तो यहाँ पर गोलाकार नहीं होता। यही दोनों में डिफरेंस है। तो चलिए आगे देखते हैं हम। आगे है हमारा 5 नंबर है हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर। तो इसमें पहला है निरनुनासिक मौखिक स्वर जिसे कहते हैं, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है वहाँ पे हमारा निरनुनासिक होता है, जैसे आ और ई। अनुनासिक स्वर, इसमें इसको हम देखेंगे अनुनासिक स्वर होता क्या है। तो अनुनासिक स्वर यानी जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है वहाँ अनुनासिक स्वर होता है। आप उदाहरण देख सकते हैं। आगे है हमारा घोषत्व के आधार पर। तो दोस्तों घोषत्व के 6 नंबर घोषत्व के आधार पर घोष का अर्थ स्वतंत्रियों यानी स्वरतंत्रियों में श्वास का कंपन होता है। घोष का अर्थ आपका स्वरतंत्री में जब कंपन होता है तो सघोष ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं, उसी स्वर सघोष ध्वनियाँ होती हैं, यानी सभी स्वर जो होते हैं वो सघोष ध्वनियाँ होती हैं। आगे देखेंगे हम। आगे है हमारा अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन होते हैं आपके य, र, ल, व। दोस्तों इससे बहुत ही भारी क्वेश्चन पूछा गया है, आप इसको अपनी कॉपी में नोट करते चलिएगा। ऊष्म वर्ण या संघर्षी वर्ण जिसका श और हा हो गया। लुंठित वर्ण आपका होता है र, लुंठित वर्ण होता है, और पार्श्विक जो होता है वो आपका ला होता है, लुंठित आपका र होता है। उसके बाद उत्क्षिप्त हैं, इसके ढ और ढ आपका उत्क्षिप्त वर्ण कहलाता है। तो दोस्तों आगे देखेंगे हम शब्दों का वर्गीकरण क्या है हमारा। तो चलिए इसको देखते हैं शब्दों का वर्गीकरण। पहला है उत्पत्ति, स्रोत और इतिहास के आधार पर।
तो इसमें हम पढ़ते हैं उत्पत्ति, स्रोत और इतिहास के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। दोस्तों इसका हमने विस्तार इसमें नहीं किया है क्योंकि हम आपको फास्ट रिवीजन करा रहे हैं, तो आप इसको देख लीजिएगा कि तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज किसे कहते हैं, कौन कौन से वर्ड होते हैं। दूसरा है हमारा रचना के आधार पर रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ हमारा होता है रचना के आधार पर जो शब्द का वर्गीकरण है वो है। तो चलिए इसे देखते हैं हम। रूढ़ किसे कहते हैं, चलिए देख लेते हैं। जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो और जो अन्य के मेल से ना बने हों उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे चावल शब्द का यदि हम खंड करेंगे तो चावल यानी चाव प्लस ला या चा प्लस वल, तो ये निरर्थक खंड होंगे, तो शब्द ये रूढ़ शब्द है, यानी आता चावल जो है वो रूढ़ शब्द है हमारा। आगे देखेंगे हम यौगिक। यौगिक का अर्थ होता है मेल से बना हुआ। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनता है वो यानी उसे यौगिक कहते हैं। जैसे आपको विज्ञान देख लीजिए तो बी प्लस ज्ञान, विज्ञान बना है हमारा। राजपुत्र यानी राजा का पुत्र है, तो इसे हम यौगिक कहते हैं। आगे देखेंगे हमारा योग रूढ़ है। योग रूढ़ है तो योग रूढ़ उसे कहते हैं, चलिए इसे देखते हैं उसकी डिफिनेशन। वे शब्द जो यौगिक होते हैं परंतु जिनका अर्थ रूढ़ यानी विशेष अर्थ हो जाता है, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ये सामान्य अर्थ को न प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे उदाहरण में हम देखेंगे पीताम्बर, जलज, लंबोदर, दशानन, नीलकंठ। आपको बता दें कि विशेष कार्य किस प्रकार से, जैसे पीताम्बर का सामान्य अर्थ होता है पीला वस्त्र, किंतु यह विशेष अर्थ में श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त हुआ है। जैसे आपका लंबोदर हो गया तो ये विशेष अर्थ में आपको गणेश जी के लिए प्रयुक्त हुआ है। चलिए दोस्तों आगे देखेंगे हम। आगे है हमारा वाक्य के भेद हैं। चलिए वाक्य के भेद हम देखेंगे इसमें। तो पहला हमारा अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हमारे 8 प्रकार के हैं। चलिए इसमें देखते हैं। जैसे विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक और विस्मयवाचक और संकेतवाचक। आगे देखेंगे हम रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो सरल वाक्य या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। दोस्तों इसको आप डिटेल से पढ़ लीजिएगा। आगे देखेंगे हम। हमारा आता है संधि आती है। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो दोस्तों हम स्वर संधि के बारे में आपको बताएंगे। तो स्वर संधि जो होती है हमारे निम्नलिखित 5 भेद होते हैं, जैसे दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। दोस्तों इसको विस्तार से पढ़ने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाके स्वर संधि के बारे में जो कि एक हमने ट्रिक बनाई है, बहुत ही आसान ट्रिक है, जिसकी वजह से आप दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यड़ संधि, अयादि संधि से संबंधित जानकारी आप ले सकते हैं। तो आप वीडियो के जाके देख लीजिए और विस्तार से उसे पढ़ लीजिएगा। आगे हमारा आता है समास। तो दोस्तों आपको बता दें समास के भेद हैं वो 6 हैं हमारे। अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, दीर्घ समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। दोस्तों यदि आपको इसे विस्तार से पढ़ना है तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। हम इसके ऊपर बहुत ही आसान तरीके से समझने वाली वीडियो हम आपको बना देंगे। तो चलिए इसमें देखते हैं आगे क्या है। आगे है हमारा संज्ञा के प्रकार हैं। संज्ञा के प्रकार हैं दोस्तों, व्युत्पत्ति के आधार पर देखेंगे रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ है हमारा। उसके बाद अर्थ की दृष्टि के आधार पर देखेंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा हमारा हो गया। उसके बाद है समूहवाचक और भाववाचक संज्ञा। तो ये हो गई संज्ञा के प्रकार। आगे देखेंगे हम। दोस्तों आपको एक बार फिर से बता दें कि यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहेगी। तो चलिए इसमें देखते हैं। आपका है वाचन के प्रकार। भाषा शब्द से ही ज्ञात होता है कि भाषा का मूल रूप उच्चरित रूप है। इसका दृष्टिकोण प्रतिलिपि होता है। मुद्रित रूप लिपिबद्ध का प्रतिनिधि है। जब हम बच्चे को पढ़ाना आरंभ करते हैं तो अक्षरों के प्रत्येक हमारे मस्तिष्क के कच्छ भाग में क्रमबद्ध होकर एक तस्वीर बनाते हैं और हम उसे उच्चारित करते हैं। यह क्रिया जिसमें शब्दों के साथ अर्थ ध्वनि भी निहित होती है, वह वाचन कहलाती है आपकी। अब दोस्तों बता दें आपको वाचन के जो प्रकार होते हैं। तो दोस्तों वाचन के जो प्रकार होते हैं वो हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा सस्वर वाचन। अब बता दें आपको सस्वर वाचन कहते किसे हैं? स्वर सहित पढ़े हुए अर्थ ग्रहण करने को सस्वर वाचन कहा जाता है। यानी स्वर के सहित आप पढ़ते हैं इसे, यानी बोल कर पढ़ते हैं। उसके बाद दूसरा है हमारा मौन वाचन है। मौन वाचन में आपको बता दें कि लिखित सामग्री को चुपचाप बिना आवाज़ के जो पढ़ा जाता है वो आपका मौन वाचन कहलाता है। आगे हम देखेंगे सर्वनाम। तो दोस्तों सर्वनाम की आपको डिफिनेशन बता दें कि सर्वनाम आपका संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम संज्ञाओं की पुनरावृत्ति रोककर वाक्यों को सौंदर्यपूर्वक बनाता है। अब सर्वनाम के हम भेद देख लेते हैं। इसमें सर्वनाम के 5 भेद होते हैं। इसमें पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम है हमारा। उसके बाद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक सर्वनाम है। आगे देखेंगे हम विशेषण। दोस्तों फास्ट रिवीजन करा रहे हैं इसलिए हम थोड़ा, नहीं तो आपकी वीडियो बहुत ही बड़ी बन जाएगी, इसलिए बहुत ही जल्दी हम पढ़ा रहे हैं। इसमें संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता, गुण, दोष, संख्या, परिमाण आदि बताने वाले को हम विशेषण कहते हैं। जैसे बड़ा, दयालु, लंबा, भारी, सुंदर। तो ये हो गया हमारा विशेषण। अब विशेषण के जो प्रकार हैं वो दोस्तों 4 प्रकार हैं विशेषण के। पहला प्रकार है गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक वाचन वो विशेषण। अब वो गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है। उसके बाद हम देखेंगे क्रिया हमारी कौन कौन सी होती हैं। तो क्रिया दोस्तों होती है ऐसे शब्द जो हमें किसी कार्य करने का बोध कराते हैं, क्रिया कहलाते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना। तो इसके जो प्रकार हैं दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। क्रिया हमारी 2 प्रकार की होती है। पहला है अकर्मक क्रिया और दूसरा है सकर्मक क्रिया। तो चलिए अकर्मक क्रिया हम देखते हैं। अकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिस क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है, वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। जैसे आपको बता दें श्याम पढ़ता है, तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया है। आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। आगे है हमारा अकर्मक क्रिया के कुछ उदाहरण इसमें दिए गए हैं। जैसे राजेश दौड़ता है, सांप रेंगता है, पूजा हंसती है, मेघना चिल्लाता है। तो ये अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। दूसरा हमारा आता है सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया जिस क्रिया में कर्म का होना जरूरी होता है वह क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। इन क्रियाओं का असर कर्ता पर न पड़कर, यानी अकर्मक क्रिया में कर्ता पर पड़ता है। इसमें अकर्मक जो क्रिया होती है यानी सकर्मक क्रिया, इन क्रियाओं का असर कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है। जैसे विकास पानी पीता है, इसमें पीता क्रिया है और इसका फल कर्ता पर न पड़ के कर्म पानी पर पड़ रहा है, तो यह सकर्मक क्रिया है। तो दोस्तों आज का हिंदी का फास्ट रिवीजन यहीं पर ख़त्म होता है। ये था डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर हिंदी का फास्ट रिवीजन था। इसमें हम आपको सारे कवर करा दिए हैं, यानी आपके बुक में क्या क्या पूछे जाते हैं वो हमने सारे डिटेल से इसमें कवर कर दिए हैं। तो दोस्तों यदि आपको और भी सब्जेक्ट का फास्ट रिवीजन चाहिए तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।